थी। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें थोड़ा सा इराटा था हमारे मॉड्यूल में, वो देखा था। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा था, पीएनसी टाइप का एक क्वेश्चन था। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, एंड उसमें को फैक्टर्स का डिटरमिन मैंने तुम्हें बताया था एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और एडजॉइंट सिर्फ को फैक्टर्स का मैट्रिक्स नहीं होता है, उसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। और 2x2 का तो हमने डायरेक्ट पैटर्न ही निकाल लिया कि डायगोनल को तो इंटरचेंज कर दो, बाकी सेकेंडरी में जो है उसमें माइनस साइन लगा दो। यस और नो, ये हमने देखा था। यस सर। यस ठीक है, 2x2 का तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है, 3x3 में तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने देखा था, अगर ए बी इक्वल्स टू आई है तो ए बी का इनवर्स होता है या बी ए का इनवर्स होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, तभी हम इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा। अब शायद तुम्हारा डाउट था ना राजवर्धन कि ये फॉर्मूला आया कैसे, यही तुमने पूछा था ना? यस मैंने वैसे तो तुम्हें बता दिया था, मैं एक बार फिर से सभी को बता देता हूँ, बहुत इजी है मतलब। ठीक है, मैं अगर ए बी इक्वल टू आई, ये वाला इसीलिए तो मैंने पढ़ाया था कि इसकी क्या यूटिलिटी है, क्योंकि इसी से ये वाला फॉर्म बना है। और ये कहाँ से आई, ये बाइनरी ऑपरेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनवर्स बेसिकली होता क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है नॉल, उसी टाइप से मैट्रिक्स में मल्टीप्लिक वो इनवर्स हो गया ये। अब क्या है इसका प्रूफ, जैसे कि मान लो, बस मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, कुछ भी मान लो 1 3 4 8, ये मान लिया, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो कैसे करोगे, अननोन वेरिएबल भी रख सकता हूं। ठीक है, बी को मान लेते हैं, लेट्स सपोज जो भी उसका इनवर्स होगा वो सेम ही ऑर्डर का होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है क्योंकि डिटरमिनेंट उसी का डिफाइंड है। मान लो ए बी सी डी, ओके, तो क्या तुम ए बी का प्रोडक्ट निकाल सकते हो या बी ए का, ए बी निकालो यस और सर। बी ए निकालो, और उसके प्रोडक्ट को किससे कंपेयर कर लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 1 0 0। तो क्या तुम्हें एबीसीडी निकल जाएगा, 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल, बोलो जल्दी। यस तो इसी के कारण हमें ये फॉर्मूला मिलता है, मतलब जो वैल्यूज निकलती है तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करा गया तो ये एडजॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ एक नया कॉन्सेप्ट, और डिटरमिनेंट ए के कॉन्सेप्ट से वो रिलेट हुआ, जिसमें को फैक्टर्स हमें दिखाई देंगे जब तुम कंपेयर करोगे एंड ऑल मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है राजवर्धन, क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे? ऐसे इसको 3x3 से जनरलाइज कर सकते हो तुम। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ हो गया इसका तुम। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू आई से ही बना है, और उसी से फिर एक टर्म को एडजॉइंट से बराबर कर दिया गया, और डिटर्मिनेंट ए हर एक टर्म में दिखाई देता है, इसलिए उसको एक अलग से अपन ने बाहर निकाल के अपॉन में फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, बाकी ये मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज दी थी क्या तुमने याद कर ली है? आज इन प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है। यस सर ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ पहले भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है और ये कुछ और नई प्रॉपर्टीज है। मतलब अभी तुम्हारा जब वो आएगा, क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह आएगा, तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, टर्म टेस्ट में भी प्रॉपर्टी याद है, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम देख सकते हो जैसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है तो क्या तुम्हें पूरा एडजॉइंट निकालने की जरूरत है, क्या उसमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्या फिर डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट की पावर में n-1। ठीक है, मान लो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना पड़ जाए, तो एडजॉइंट निकाल के फिर a मल्टीप्लाई करके नहीं, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट a इंटू आई बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस ठीक है, अब इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ है, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब तुम बोलोगे कि सर ये आए कहां से, एक आध में जैसे तुम्हें बताता हूं। ठीक है, कौन सा करें, चलो यही कर लेते हैं, ये वाला प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे बना। एडजॉइंट कहां पे इंट्रोड्यूस होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू आया एडजॉइंट। ठीक है, ये मुझे पता है, देखो मैं ब्रीफ आउट करता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। मैं नया पेज ही ले लेता हूँ, आज का नया लेक्चर ले लेता हूँ, कुछ एक आध प्रूफ्स करके बता देता हूँ, बाकी तुम्हें मिल जाएंगे सभी जगह। कौन सा लेक्चर है आज? मैट्राइस 6 मैट्राइसिस लेक्चर 6। राइट, देखो, टू प्रूव a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई।
ये हमें प्रूव करना है, तो इसको हम कहाँ से शुरुआत करेंगे बताओ? ए इनवर्स हमें पता है, ए इनवर्स से क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये हो गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब उसके बाद दोनों तरफ क्या हम ए से मल्टीप्लाई कर लें? बताओ मुझे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो प्रायर करो या पोस्ट करो, दोनों चलेगा, याद रखना। ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है या ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, बात एक ही है, ठीक है, तो दोनों ही आई होता है। तो हम प्रायर करते हैं या पोस्ट कुछ भी कर सकते हैं, या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकल जाएगा सेम कॉन्सेप्ट से, वो भी उतना ही होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। चलो प्रायर करते मल्टीप्लाई, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, प्रायर मल्टीप्लाई करा, स्केलर टर्म्स तो बाहर आ जाती है, स्केलर है, याद रखना डिटर्मिनेंट है एक लैम्बडा या के को रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्केलर को, क्योंकि वो एक क्या होती है? वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। तो उसकी कीमत सिर्फ कितनी है बताओ? इस डिटर्मिनेंट की कितनी कीमत है मैट्रिसेस में? एक स्केलर जितनी, और उससे ज्यादा इस डिटर्मिनेंट की कोई कीमत नहीं है। तो जैसा अपनी प्रॉपर्टी के लिए चलती है, वही प्रॉपर्टी सब डिटर्मिनेंट ए एंड ऑल में भी चल जाएगी ना। जहां पे भी के टाइम्स ऑफ ए आता है, वो के अपना डिटर्मिनेंट ए भी हो सकता है, वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू रहे। चलो अब ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाता है? आई, मल्टीप्लाई कर दो, आगे पीछे का भी मल्टीप्लाई कर दो, ये तो स्केलर है, ये स्केलर है, टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया ये एक प्रूफ, छोटा सा प्रूफ जो हमने देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कैसे होता है। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्या तुम्हें पता है कि डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, मतलब अलग अलग कर सकते हैं? चलो ये हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए को तो वैसे रहने देंगे, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? मैंने फॉर्मूला दिया है, पर वो कैसे आया होगा सोच के बताओ। यहाँ पे कोफैक्टर वाला फॉर्मूला आपने बताया था हाँ, डिटरमिनेंट्स के लिए, हमने बिल्कुल सही, अगर डिटर्मिनेंट ए को मैं डेल्टा बोलता हूं, तो डिटर्मिनेंट क्या था? फॉर्म्ड बाय देयर, कोफैक्टर्स इज डेल्टा रेज़ टू पावर n। बिल्कुल सही, बाय देयर कोफैक्टर्स, इसलिए मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट पहले ही पढ़ा दिया था कि पावर में n-1 वेयर n इज द ऑर्डर, ठीक है। ये सभी को याद रखना है, याद है ना ये प्रॉपर्टी? हमने क्वेश्चन भी कर चुका है इसके ऊपर एक बहुत अच्छा, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए भी वही होगा ना फिर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, क्यों? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलेगी? ट्रांसपोज लेने से क्या रो कॉलम को इंटरचेंज करने से बदलती है क्या? नहीं, यही तो हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ए की पावर में n। एनी डाउट? बोलो, किसी को कोई भी डाउट? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट समझ में आया सबको कैसे प्रूफ होते हैं इनके? ठीक है, तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं, कहीं कहीं पे थोड़े लंबे प्रूफ जाते हैं, बट हाँ वी कैन मेक इट, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और बताया था तुम्हें, एक और फॉर्मूला बताता हूं मैं, अलग अलग थोड़े बहुत 2-3 फॉर्मूले बता दूंगा, तो फॉर्मूले ये फील हो जाएंगे, ये आई कैसे है नॉट, ठीक है। बट ये याद रखना है, डायरेक्ट यू कैन अप्लाई इट, ठीक है, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब तीसरा एक और है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये किसके बराबर होता है? मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, और ये वैल्यू मैंने बताई थी ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, याद है? ये भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस। चलो इसको प्रूव कर सकते हो, टू प्रूव, ये क्वेश्चन है हमारे मॉड्यूल में, मैच द कॉलम एंड ऑल में, इस टाइप से जोड़ी बनानी है, कौन कौन किसके बराबर होगा। तो अगर इसको प्रूव करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, तुम्हें जहां से लेना है वहां से ले सकते हो। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स क्या होता है बोलो? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट ए, हाँ बिल्कुल, हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी वाला भी यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, वो भी तुम यूज कर सकते हो, वरना बेसिक फंडामेंटल वहां से शुरू करो, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पूछा है, ठीक है, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा जरा मुझे बताओ, कैसे करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स? बताओ वो बाद में एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड।
देखो दो तरीके से अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं अगर देखा जाए तो। अगर ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इस फॉर्मूले में ए को किससे रिप्लेस कर दो बोलो? ए इनवर्स से। ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दो, तो ए इनवर्स का इनवर्स ये हो गया। इधर कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। रुको रुको, बोलो ऐसा लिख सकता हूं मैं? ये हटा ही देता हूं ना। कैसा लिख सकता हूं इस फॉर्मूले के थ्रू? बताओ जल्दी। यस सर। Yes. ठीक है, अब मुझे बताओ किसी भी मैट्रिक्स का मैं इनवर्स लूं और फिर से इनवर्स लूंगा तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा? ए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दो बार इनवर्स ले लूंगा तो इसका मतलब क्या है? पहले तुमने इनवर्स लिया, ठीक है, फिर उसके बाद एक और इनवर्स लो, फिर से कोफैक्टर का बनाओ, तो हम मैट्रिक्स इटसेल्फ पे ही आ जाएंगे वापस। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यही तो मुझे निकालना था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक स्केलर वैल्यू आगे पीछे कहीं पे भी रखो। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, जिसको तुम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेके कर सकते हो ना प्रूव। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट होता है कि वो भी डिराइव करके बताऊं? बोलो जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये तो शायद नहीं मैच खाया। क्या गलती हो गई? कुछ गलती करी अपन ने? ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, हमने कुछ तो गलती करी है। बिल्कुल करी है, मैंने ये कहां से लिख लिया? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, ये लिखूंगा ना मैं। देखो बना कि नहीं बना? ए अपॉन डिटरमिनेंट है, ये बन गया। बोल, एनी डाउट? नो सर। ये वाले फॉर्मूले में हमने रिप्लेस करा ए को ए इनवर्स से, फिर तो बस बन गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स ए इटसेल्फ हो जाएगा अगर दो बार इनवर्स ले लेंगे तो। ठीक है, याद भी रख सकते हो चाहो तो। ये आ गया ए अपॉन डिटरमिनेंट है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स कैसे करोगे? अब ये आता है, चलो अब मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। अब इसको कैसे आगे बढ़ाओगे? तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यस ठीक है, थोड़ी देर के लिए ए इनवर्स को बी मान लो, थोड़ी देर के लिए बस। तुम्हें ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आए, वो है तो मैट्रिक्स ही, तो बी टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट ए को भी है तो एक स्केलर ही, तो क्यों ना उसको के बोल दें। उसकी कीमत लैम्बडा या के बराबर होती है, ये हमने पहले ही देख चुका है। तो ये बी के या के बी जो भी लिखो का होल इनवर्स, क्या ये पढ़ा है हमने क्या होता है? बाई बी इनवर्स बाई बी इनवर्स बाय के। एनी डाउट? एनी डाउट? सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल No, मत sir. भूलना। ठीक है, अब बी इनवर्स क्या था मेरा? बी इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स का इनवर्स, और के क्या है? डिटरमिनेंट है। ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, ए अपॉन डिटरमिनेंट है, तो ये भी वैल्यू उतनी होगी ना? जवाब दो। यस तो Yes, थोड़े sir. बहुत Yes, sir. तुम खुद भी नए फॉर्मूले बना सकते हो ना, कभी आ जाए कभी पूछ ले तो यस यूज करते हुए। ठीक है, Yes, sir. हालांकि जितने मैंने बताया वो डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसके अलावा तो कोई पूछे नहीं गए हैं। बट अगर कोई बना ले, कोई नया क्वेश्चन वैसा फ्रेम कर ले, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत तुम्हें प्रूफ्स बता दिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाकी Yes, प्रूफ्स sir. उसमें देख लेना, क्या बोलते हैं, किसी भी बुक में या रेफरेंस बुक में देख लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले सभी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, जैसे ये वाली एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो तुम्हारे उसमें पूछ भी लेते कभी कभार, प्रूव करो स्कूल एग्जाम में, तो बकायदा दोनों का एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करो और वैसे निकाल के देखो, दोनों की वैल्यू सेम आई तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिफाई करो किसी भी एक एग्जाम्पल से, तो कर सकते हो 2x2 या 3x3 के लिए। ये वाले भी याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की पावर में n-2 इंटू है, और उसका अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूंगा तो ये फॉर्मूला कैसे बना, चलो ये देखते हैं। ये तो डिराइव होगा पूरा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू है। ठीक है, ये तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। कितने हो गए अपने? चौथा लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमें पता है दैट एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है बोलो? डिटरमिनेंट ए की पावर में n-2 इंटू ए, ये पहले डिराइव होता है। बोलो, इतना तो क्लियर है? वी नो? यस Yes, sir. ठीक है, अपन करने वाले क्वेश्चन, बस थोड़ा सा तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, क्या पता तुम्हारे स्कूल एग्जाम में फॉर्मूला डिराइव करने को बोलते हैं, इसलिए 2 मार्क में सब्जेक्टिव में। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हमें पता है। अब मुझे दोनों तरफ क्या लेना है बोलो? डिटरमिनेंट
दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, ये हो गया डिटर्मिनेंट की पावर में n-2 इंटू ए, ये बन गया। अब बताओ क्या ये इसकी Yes. कीमत k Yes, जितनी sir. हो ना, लैम्बडा जितनी है ना इसकी कीमत, बताओ लैम्बडा या k, Yes. क्योंकि वो एक वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। तो के ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, के ए का होल डिटर्मिनेंट, ये हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा, के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट है, वी नो, ये हमने पहले ही देख चुका था, इसका प्रूफ भी बता चुका है, तुम्हें डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा एक बार, या मैट्रिक्स में ही देखा था शायद ना, मैट्रिक्स में देखा था ये तो, जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे तब पहला दूसरा या तीसरा लेक्चर में हमने देखा था ये। चलो ये हो गया। नाउ व्हाट इज के, व्हाट इज के, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-2 की पावर में n है, टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो ये जब भी ब्रैकेट लगता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, पता है ना सबको, Yes. n-2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, पावर में मत ले जाना उसको भी, और तो कितना हो गया बोलो, n² - 2n इंटू डिटर्मिनेंट है, ये सब स्केलर ही चल रहे हैं, और अगर ये स्केलर है तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाएगी, n² - 2n + 1, तो डिटर्मिनेंट है की पावर में n-1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही वो पावर में k वाला भी डिफाइंड हो जाता है, अगर a को लगेगा बस वो थोड़ा सा लंबा प्रूफ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे ये बना, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो क्या तुम डिराइव कर सकते हो, Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सभी लिख लेना, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते, प्रूव करो, 2 मार्क का तो कभी 4 मार्क का तो कभी 3 मार्क का, वो डिपेंड करता है। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क, तो डरना नहीं है, तुम्हें बस याद रखना जब भी डिटर्मिनेंट दिखे मैट्रिक्स में उसको क्या मान लो, क्या मान लो उसको, के मान लो, और जैसे ही उसको के या लैम्बडा तुमने अज्यूम करा, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है के को कैसे हटाते हैं, ये देखो एडजॉइंट के अंदर भी आ जाए कभी डिटरमिनेंट, तो डरना मत, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के रेज़ टू n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ m, प्रूव भी कर सकते हो खैर, तो ये याद रखना बस डिटरमिनेंट ही देंगे, वो के जनरली कम देते हैं, के की वैल्यू एंड ऑल 2 3 4 ऐसे डिटरमिनेंट दे देंगे, तो ये सभी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी सबको, जवाब दो, Yes, sir. ठीक है, सभी को याद रखना है कब कैसे यूज होगी, नो वन नोस, ये बस तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। अब कल हमने डिस्कशन तो नहीं रखा, बट तुमने सॉल्व करा कि नहीं करा डिटरमिनेंट, Yes, sir. ठीक है, यस सर। मैंने सोचा तो था आखिरी तक शाम तक सोचा था कि मैं पढ़ा दूंगा, बट एक्चुअली तुम्हें भी शायद पता होगा कि वैक्सीनेशन से थोड़ा सा बुखार और थोड़ी सी तबीयत डाउन होती है, पता होगा ये तो, यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और कोविशील्ड जिसको लगती है उसकी तो थोड़ी सी और ज्यादा तबीयत खराब होती है, वो और थोड़ी स्ट्रांग रहती है, तो अभी भी मैंने तो सोचा था, आज भी डॉक्टर ने तो बोला कि रेस्ट कर लो, क्योंकि सबको अलग अलग इम्पैक्ट करता है वैक्सीन, थोड़े दिन 2-3 दिन तो लगेगा ऐसा, बट मैंने सोचा यार फिर अब एक क्लास और कैंसिल होगी तो आगे कब लूंगा एक्स्ट्रा फिर, तो इसलिए आज थोड़ी वॉल्यूम मेरी लो है, पर समझ में तो आ रहा है ना, एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा मेरी आवाज Yes, में sir. आज, Yes, ठीक sir. है, क्योंकि ज्यादा जोर से एनर्जी मुझे लगानी नहीं है, अभी पूरी बैक टू बैक क्लासेस चलेगी मेरी, ओके ओके ओके, इसलिए भी मैंने आज वीडियो ऑन नहीं करा, ये भी एक रीजन है। चलो तो हम आगे बढ़े अब, कैन Yes, वी sir. प्रोसीड, Yes, sir. ऑल राइट, चलो तो नेक्स्ट, ये पूरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दूं, इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करोगे हाँ। ट्राई, चलो देखते हैं कौन Okay, कर sir. पाता है, ठीक है, देखते हैं कौन अप्लाई कर पाते हैं, लेट m एंड n, मुझे याद नहीं है कौन से ईयर में आया था ये, 2012 या 13 ऐसे किसी में आया था, लेट m एंड n बी द टू 3x3 मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन की भी कुछ स्टोरी है, आईआईटी का जैसी क्वेश्चन आता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो स्टोरी टिकी रहती है, ईयर तो मुझे याद नहीं है, क्या है वो स्टोरी पता चलेगा तुम्हें, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहानी रहती है, मतलब वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं क्वेश्चन, अगर अपन एक पेपर डिस्कस करने लगेंगे इस टाइप से तो कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे अपन को एक पेपर से ही, पर इतना सीखने को मिलेगा तुम्हें कि तुम भी शायद आगे जाके सोच सकते हो मैं भी पेपर बना सकता हूँ। विच आर नॉन सिंगुलर एंड ऑल्सो skew symmetric and skew symmetric such that mn is equal to nm,
देन m square n square टाइम्स ऑफ m ट्रांसपोज n का होल इनवर्स m इंटू n इनवर्स का होल ट्रांसपोज। इस पूरे की वैल्यू तुम्हें सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। आंसर अगर मैं दूं या प्रूव डेट में दूं कि मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जितने हद तक तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको करना है तुम्हें, ठीक है। इनवर्स से मतलब ऐसे ऑप्शंस थे माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब मुझे एग्जैक्ट ऑप्शंस याद नहीं है, या प्लस एन स्क्वायर मान लो। इस टाइप से और भी ऑप्शन बना सकते हो तुम, मतलब इस टाइप से मुझे सॉल्व करना है। सिंगल करेक्ट में ये आया था, क्या लगता है? और वो स्टोरी क्या होगी वो तुम भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन के पीछे। कैसे करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इसका मतलब क्या होता है एम एन इक्वल्स टू एन एम का मतलब? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव। का मतलब है हम कम्यूटेटिव इसको मान सकते हैं, मतलब हर टाइप की प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एम एन स्क्वायर को हम एन स्क्वायर एम भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो कौन कौन सा डेटा यहाँ पे गिवन है? एक तो ये गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक भी गिवन है। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एम ट्रांसपोज माइनस एन। डायगोनल में 0 होंगे एंड ए ट्रांस दोनों m ट्रांसपोज मेरा माइनस m के बराबर होगा। ये एक इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें अपन को कोई और कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, पर n ट्रांसपोज होता है माइनस m। ये लिख सकते हैं अपन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ये बस, इससे ज्यादा तो हम कुछ करेंगे नहीं। अब बाकी प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज जो भी हमने पढ़ी इनवर्स से रिलेटेड, एडजॉइंट वाली नहीं, इनवर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो भी हम लगा सकते हैं। माइनस एम स्क्वायर ओके, देखते हैं। माइनस एम स्क्वायर, पहली बात तो ये है, पहले मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। क्या है इस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी? कोई सोच पाया वो स्टोरी? पहली लाइन पढ़ के, दूसरी लाइन पढ़ के? मैंने तो डिकोड कर लिया। दैट दिस क्वेश्चन वाज बोनस, ये बोनस कर दिया गया क्वेश्चन। सबको पूरे मार्क्स मिले। ऐसा क्यों? तुमने तो पूरा सॉल्व करा, तुमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। हो सकता है बहुत बच्चे नहीं सोचेंगे, बट कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। अब सोचो। हाँ बोलो। नॉन सिंगुलर इसलिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। हाँ तो और इसके मैट्रिक्स से तो होता है डिटरमिनेंट। क्या होता है, क्या थी वो प्रॉपर्टी? स्क्यू सर अगर सिमेट्रिक। ऑड। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, अरे एक सेकेंड, देखो अब तुम्हें याद आ जाएगा बेटा, इसीलिए हर पॉइंट्स याद रखो, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा जेई में तो वो क्लास के नोट से क्रैक होगा, तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, पर थ्योरी पे कमांड करना है तुम्हें। स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑर्डर का डिटरमिनेंट शायद मैंने तुम्हें बताया था कितना होता है, 0। 0। अगर 0 होता है तो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, यस सर। जिसका डिटरमिनेंट Yes, 0 sir. होता है, मतलब नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। और अगर वो नॉन इन्वर्टिबल हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, फिर तो इनवर्स एंड ऑल। चलो वो भी छोड़ो, फिर ये देना गलत हो गया। फिर अगर वो सही बोलोगे तो ये वर्ड गलत हो गया, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर गया? 3x3 नॉन सिंगुलर और स्क्यू, सोच के देखो। ये तीन को जब तुम ध्यान से देखोगे, इन तीन टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों बोनस हुआ। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करें कि क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा और फिर क्वेश्चन करेंगे? इस 3x3 को कर दो 4x4, क्योंकि इन्वर्टिबल तो बनाना है, वरना क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, इन्वर्स ही हम नहीं निकाल पाएंगे, एम और एन दोनों के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स मान ले, जरा मुझे बताओ, 4x4 मान ले, तो फिर तो क्या होता है, इवन में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, Perfect. अगर इंटीजर एंट्री से तो परफेक्ट स्क्वायर या कोई और वैल्यू, फिर जरूरी नहीं है ना कि 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते बस इवन ऑर्डर, तब ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा।
इतना समझ में आया कि क्यों ये आईआईटी Yes, जे का sir. क्वेश्चन बोनस करा गया था। मतलब आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जहां वो भी ध्यान नहीं देते हैं। हमने पिछली बार एक लिमिट का क्वेश्चन करा था क्लास में, इफ यू रिमेंबर। अगर तुम लिमिट के मेरे नोट्स या रिकॉर्डिंग देखोगे तो हमने लिमिट में एक क्वेश्चन करा था कि नहीं, जिसमें आईआईटी ने अपनी आंसर की बदली थी। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू करके था, उसमें एक ही वैल्यू वैलिड हो पा रही थी क्योंकि दूसरे तो डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हो सकता है शायद तुम पीवाईक्यू करो तो वो इतना नहीं दे, वो तो सॉल्व कर देंगे जैसे तुमने भी किया, पर हमें समझना है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा एओडी वगैरह में, जहां दुनिया की हर किताबों में आंसर्स गलत दिए हुए हैं, बट तुम जब एक्चुअल आंसर की देखोगे नेट पे जाके, पेपर्स की जो आईआईटी ने खुद अपलोड करी है, तो तुम्हें पता चलेगा अरे बाप रे, ये तो सब पीवाईक्यू की बुक्स में गलत दिया है। तो हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो एक्सक्लूसिव है, कुछ ही है ऐसे क्वेश्चंस, और फंडामेंटली हर किताब में गलत है। अब वो होता क्या है, एक ने पीवाईक्यू बनाया, चलो अरिहंत पब्लिकेशन ने, अब क्या होता है बेटा बताओ, क्या होगा उसके बाद? वही पीवाईक्यू सर कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट किसमें हो बनेंगे। जाएंगे, कोई दूसरा ऑथर पब्लिकेशन कॉपी पेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। पीवाईक्यू एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का भी कॉपीराइट नहीं, सिर्फ किसका कॉपीराइट है, आईआईटी का। तो आईआईटी का कॉपीराइट है पेपर का, तो सॉल्यूशन तो कोई भी बना सकता है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, क्यों बताओ मुझे? तो कॉपीराइट का कोई झंझट भी नहीं होता है, बस कॉपीराइट का झंझट नहीं होता तो वो कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने नाम की बुक बेच देते हैं। मैंने भी सोचा है वैसे तो पीवाईक्यू पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इराटास रहते हैं, अरिहंत वगैरह में बहुत सारे इराटास हैं जो मुझे पता भी है, बट मेरे पास वक्त नहीं है कोई बुक लिखने का फिलहाल तो। ठीक है, बट कभी मौका मिलेगा तो मैं लिखूंगा जरूर, और पीवाईक्यू पे भी लिखूंगा, और एकदम ही अलग टाइप के सॉल्यूशंस दूंगा। जो थॉट प्रोसेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो थॉट प्रोसेस के सॉल्यूशंस में बनाऊंगा, बट दिक्कत ये है वो कितने पेजेस की बनेगी फिर? सिर्फ मैथ्स की अगर तुम देखोगे तो मोर देन 1000 पेजेस हो जाएंगे बेटा, बहुत हो जाएंगे, और इतना डिटेल में कोई लिखता नहीं है, क्यों? बिकेगी नहीं फिर वो बुक। क्या लगता है तुम्हें 1000 पन्नों की कोई बुक खरीदेगा क्या? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। ऐसा भी है, बट बनाएंगे एक बुक, कभी मन लगता है किसी समय पे। टॉपिक वाइज बनानी पड़े। नहीं, टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा तो हर एक क्वेश्चन को अपन कितना डिटेल में समझते हैं पीवाईक्यू में। अब मेरे से कोई पढ़ तो नहीं रहा है, बुक रहेगी उसके पास तो, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो मुझे हर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना। वो सब चीजें जो मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वहां तो लिखना पड़ेगा। अब मैं बस ऐसा लिख दूंगा तो समझ थोड़ी ना आएगा, पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी उस क्वेश्चन के बारे में। तो खैर छोड़ो, तुम्हें तो समझ आ गया ना क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी। हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलो, तो अब तो तुमने जो करा वो तो बहुत सारों ने आंसर भी निकाल लिया बहुत जल्दी, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो। बस जिसको प्रॉपर्टीज याद है, मैं फिर से तुम्हें ये चीज बोलूंगा, मैंने अगर तुम्हें बोला है बेटा प्रॉपर्टी याद कर लो, कल का टाइम था तो बेटा कर लेनी थी। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, अगर टीचर को तुम फॉलो करना शुरू कर दोगे तो मैं बहुत इजी लगेगी चीजें, बहुत इजी। बस दिक्कत ये है हम 2 दिन फॉलो करते, तीसरे दिन नहीं करते, तुम्हें लगता है हम बाद में कर लेंगे, अभी मेरे पास पुराना बैकलॉग बाकी है। अरे वो कर लो, वो तो बाद में भी हो जाएगा, बैकलॉग तो बैकलॉग ही रहेगा, पर जो प्रेजेंट चल रहा है उसको तो स्ट्रॉन्ग करो कम से कम। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पुराना नहीं पढ़ा इसलिए आगे का भी प्रेजेंट का भी बिगाड़ देते हैं। अब वो अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो फिर करो ना यार, वो तो बाद में कर लेना, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन कर लेना। चल, अब बनाते हैं अब इस क्वेश्चन पे। तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे कि एक ये पढ़ी, बताओ कौन कौन सी पढ़ी? ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स पढ़ा है, यस सर। और Yes, ए sir. बी का होल ट्रांसपोज ये भी पढ़ा है शायद, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पढ़ा है कि नहीं? तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर को तो अभी अपन ऐसे ही लिखते हैं, देखेंगे इसको, इसको उल्टा लिख देते हैं, एन इनवर्स एम ट्रांसपोज का इनवर्स। यहां तक कोई डाउट? और इसको भी उल्टा लिख देते हैं, एन इनवर्स का ट्रांसपोज एम का ट्रांसपोज। जरा बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, अब sir. ये मैंने यहाँ गलत लिखा था, इसको एन ट्रांसपोज कर देना, किसी ने बोला भी नहीं। तुमने सही लिखा था ना, ट्रांसपोज ही लिखा था ना, एन ट्रांसपोज। ठीक है, यस अब एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज हमें पता है, क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक, इसी को तो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो जरा लगा दो प्रॉपर्टी, एन इनवर्स एम ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस एम माइनस। का होल इनवर्स। ये अंदर बाहर हो सकता है, पता है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी ये भी लिखवाई है मैंने तुम्हें Yes. प्रॉपर्टी। ठीक है, याद Yes, sir. रखना है ये, तभी तो प्रॉपर्टी लग पाएगी।
देख लो प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है यहाँ पे, हम हर एक को डिराइव तो ना करेंगे, और जो प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसको तुम पहले डिराइव करो फिर चाहो तो यूज करो। ये याद रखना, अपने मन से प्रॉपर्टीज मत बना लेना, सर ऐसा होता होगा तो ऐसा भी होता होगा ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम्हारे एजम्पशन पे चीजें नहीं चलती है। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इंटू आई होता है, पर इसको मैंने बोला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? यहां मैंने क्या करा था, प्रायर मल्टीप्लाई, क्या हम उसी तरीके से पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना? अगर तुम पोस्ट करते, Yes. यहाँ मैंने प्रायर करा, अगर तुम पोस्ट मल्टीप्लाई करते तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बन जाता, और ए इनवर्स इंटू ए तो आई होता है, या ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है? तो वो हमें समझ में आ जाता कि दोनों की वैल्यू डिटर्मिनेंट इंटू आई होती है, और ये तो स्केलर है, इसको आगे पीछे कहीं भी लिखो, जनरली बाहर अलग से लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो ये बेटा याद रखो, कोई भी नई प्रॉपर्टी बनानी है तो पहले उसको डिराइव करो। अगर मैंने कहीं मान लो भूल गया तुम्हें लिखवाने के लिए, वैसे तो मैंने सब लिखवाई है। चलो खैर ये हो गया। अब इधर बताओ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है कि माइनस बाहर आ जाता है, स्केलर 1 अपॉन में जाता है, यहाँ -1 स्केलर है तो पूरे में से बाहर आ जाएगा, ये -n हो जाएगा, इनवर्स एक स्टेप अपन वैसे चल रहे हैं, एक माइनस और निकल जाएगा, -n इनवर्स, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। n इनवर्स m इनवर्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, mn का होल इनवर्स, मतलब ऐसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर। उल्टा भी तो लिख सकते हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी, ये इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दो, और ये माइनस तो मैंने बाहर कर ही दिया है, n इनवर्स इनटू m ट्रांसपोज, और m ट्रांसपोज की भी वैल्यू तुम्हें पता है, m ट्रांसपोज कितना होता है, -m होता है, तो एक माइनस और आ गया, इधर से आया, यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी स्केलर टर्म बाहर हो जाती है, माइनस ये बाहर निकाला, इधर से n ट्रांसपोज बाहर आया, ये माइनस आया। हाँ बेटा बोलो। m ट्रांसपोज को -m कैसे लिखा? वाह मुझे यही उम्मीद थी कि शिंदे की अभी तक आवाज क्यों नहीं आई। ये क्या लिखा है? अभी बताया, 2 सेकंड पहले ही बताया था बस। अच्छा हाँ। बादाम खाया आज सुबह? हाँ शिंदे ही थे ना कि कोई और था? हाँ सर नहीं था। मेरी आवाज लो हो गई तो तुम्हारी भी आवाज लो हो गई है, तुम तो अपनी एनर्जी दिखाओ चलो तो 3 माइनस होके कितने माइनस होते हैं शिंदे बताओ? 3 माइनस मिलके कितने माइनस बनेंगे? माइनस माइनस, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको कैसे हम डील कर सकते हैं बचे हुए पार्ट को? तो क्या अपन इसको m² n² को ऐसे लिख सकते हैं, mn इंटू mn, यस। और ये mn का होल इनवर्स ऐसा लिख सकता हूं? जरा मुझे बताओ। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज तो देखो, अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होता तो क्या अपन इसको कुछ भी लिख सकते हैं क्या? इफ नॉट कम्यूटेटिव नो सर। कुछ भी नहीं लिख No, सकते sir. अपन, इसको आगे पीछे हिला ही नहीं सकते। पर यहां तुम्हें क्या दिया हुआ है? कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव है तो आप जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन को लिखते हो ना तुम, a² b² को b² a² लिख सकते हो, b इंटू a इंटू a इंटू b, जैसे लिखना है वैसे लिख लो। तो अपन mn इंटू mn लिख सकते हैं इसको, ठीक है, m² n² ही हो जाएगा ये, या उल्टा भी बोल सकता हूँ, इसीलिए वो कम्यूटेटिव शायद दिया था। और इसी के बाद बताओ ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? अगर मैं इसको a बोलूं तो ये मेरा a इनवर्स है, और a इंटू a इनवर्स क्या होता है बेटा? mn is equal to a। अगर mn मेरा a के बराबर है तो तुम्हें पता ही है कि a इंटू a इनवर्स i हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो ये दोनों ही हट गए, अब मेरे पास इतना बचा, बोलो ये बन गया। अब आगे पीछे याद, चलो कम्यूटेटिव तो दिया है बट ये वैसे ही दिख रहा है, n इंटू n इनवर्स कितना हो जाएगा? फिर से ये i हो जाएगा, i नॉट 1 बेटा, नॉट 1, m i m ऐसा बन जाएगा। और इसको अपन m हटा भी सकते हैं ना बेटा, i हटा सकते हैं ना, i Yes, sir. किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, तो m इंटू m हो जाएगा, माइनस m। बोलो किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारी चीजें, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर तुम्हें हर एक प्रॉपर्टी लगा लगा के मैंने बताया। तो देखो क्या प्रॉपर्टीज यूज हुई IIT JEE के PYQ में, सोच के देखो, बिल्कुल हुई है। इसलिए तो मैंने बोला है कि बेटा प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है? ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है,
सबको समझ में आया कैसे? मैंने कुछ ऐसा यूं चमत्कार नहीं करा, जो प्रॉपर्टी लग रही थी वो लगाते जाओ। देखो शुरुआत यहां से लग रही थी तो वो लगा दी। मैं चाहूं तो डायरेक्ट ही एम ट्रांसपोज को माइनस एम यही लिख देता, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये साइड में लिख लिया करो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिख लिया। कुछ ने बोला अभी जैसे कि वो डिटर्मिनेंट और ऑर्डर का तो जीरो, वो ठीक है। डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होते हैं और बाकी सब माइनस टाइम्स ऑफ एज आई होते हैं, एज ए आई होते हैं। मतलब ये चीजें दिमाग में रख लो, चाहो तो लिख लो। लिख लोगे तो क्या होता है कि तुम भूलोगे नहीं फिर, वरना क्या होता है आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें भूल ही जाओगे कि ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे गिवन है, हमें हो लग सकती है। और फिर ये वाली प्रॉपर्टीज तो मैंने बताई हुई है, माइनस ऑफ एन का होल इनवर्स, ये सब प्रॉपर्टीज बताई हुई है। एक बार हम फ्लैशबैक में जाए पीछे तो ये देखो, ये बोला भी था देखो मैंने कि आईआईटी में यूज हुई है प्रॉपर्टी, ये याद कर लो। इसी से तो ये बनी है कि अगर -1 हो गया स्केलर तो अपॉन में -1 जाएगा। अब अपॉन में -1 को अपन माइनस टाइम्स तो लिख ही सकते हैं। देखो किसी को कोई भी डाउट? बाकी प्रॉपर्टीज भी कभी भी नो कहीं सर। लग सकती है, ठीक है। कैन वी प्रोसीड नाउ? ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या आगे बढ़े? Yes, sir. चलो यस सर। अब एक और कोई प्रॉपर्टीज पे कराऊं, बाकी जो बच गई है प्रॉपर्टीज पे उस पे भी क्वेश्चन देख लेते ताकि याद हो जाएगी। फिर कई बार क्या होता है क्वेश्चन नहीं करो ना तो यस सर। याद नहीं होती प्रॉपर्टी, मेरे साथ तो बहुत होता था। इसलिए मैं तो हमेशा जब तुम्हारी एज का था तो मैं तो टीचर को बोलता था सर याद तो मुझे तभी होगा जब आप उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करा दोगे, क्योंकि फिर क्या होता था वो क्वेश्चन से वो प्रॉपर्टी याद रह जाती थी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आईआईटी की कहानी भी थी एक। ये कहानी बताने का क्या मकसद होता है बताओ मुझे? मैं नहीं बताता, डायरेक्ट लिखवा देता या डायरेक्ट ही 4x4 दे देता। इस तरीके से क्यों मैंने इसको डिजाइन करा क्वेश्चन को, ताकि ये तुम्हें याद रहे ज्यादा समय तक। समझ आ रहा है? कोई भी चीज ऐसा स्टोरी या ऐसा राइमिंग या ऐसा पोयम या कोई ना कोई लिंक से जुड़ा हुआ हो तो क्या तुम वो चीज भूलते हो कभी भी? तुम देखना, तुम अपनी ही लाइफ को देख सकते हो। तुम जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के होंगे तब तुम्हें कुछ चीजें याद ही नहीं होगी, अभी तो तुम्हें सब, पर एक आध मेमोरी याद होती कहीं ना कहीं लिंक के कारण। हैव यू नोटिस? सब याद नहीं रहता है, यस पूरे के सर। पूरे दिन किसको याद है, पर कुछ कुछ चीज ऐसी याद रहती है जो तुम कहीं भी कितने भी बड़े हो जाओ वो कभी भूलोगे नहीं। उसी तरीके से हमारा भी ये मोटिव रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ रिवाइज करो, पर दिमाग का काम है चीजों को नया लेना और पुरानी को खत्म कर देना, वैनिश कर देना। मेमोरी इरेज करते जाता है, ऐसा समझ लो, कंप्यूटर की तरह। या मैं बोलूं आईफोन की तरह। आईफोन में एक फीचर होता है, जैसे मेमोरी कम होती है ना वो ऑटोमेटिकली चीजों को iCloud या उसको थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन मोड पे कर देता है। डू यू नो दिस? ये एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है उसमें। तो आपकी पहले ही मेमोरी कम है बट फिर भी आप सब चीजें डालते जा रहे हो, क्यों? बहुत सारी एप्स को वो ऑफलाइन कर देता है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है ताकि किसी को भी स्पेस कम की प्रॉब्लम ना हो आईफोन में, कुछ हद तक। उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है, तुम जितनी इतनी चीजें नई नई लेते जाओगे पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी वैनिश होते जाती है। तो वैनिश होने से पहले ही रिवाइज कर लो या किसी किसी लिंक से याद रख लो। अब जैसे मैंने जो लिंक बताया अगर वो तुम्हें याद रह जाए तो तुम कभी नहीं भूलोगे ये क्वेश्चन, और ये नहीं भूलोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं भूलोगे। तो शायद तुम नया क्वेश्चन आईआईटी जेई का अटेम्प्ट कर लो। ऑलराइट, चलो तो कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। मैट्रिक्स ए आई जे 4x4 दिया हुआ है। याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये तुम्हें मेंस में एक्सपेक्टेड की तरह तुम लिख सकते हो न्यूमेरिकल टाइप में। ओके, स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। 4x4 एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और किस तरीके से डिफाइन करा याद है? अपना पहला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का ही था। मतलब मान लो ए आई जे में लिखता हूं, ए आई जे मेरा 3 के बराबर होगा हमेशा अगर आई इक्वल टू जे है। जब भी इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स होते हैं ना तो कभी आईआईटी लिखती ही नहीं है, इतना बड़ा मैट्रिक्स बना के नहीं देती जनरली, ठीक है। कभी कभार कभी कभी तो दे देती है, पर कभी कभार वो इस तरीके से डिफाइन कर देती है। ए आई जे मेरा 3 के बराबर होगा व्हेन आई और जे बराबर है, और बाकी में 0 होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। बोलो तो क्या इस टाइप का मैट्रिक्स तुम खुद बना सकते हो? मतलब सभी Yes, sir. डायगोनल एलिमेंट्स 3 होंगे, बाकी बाकी बचे हुए है डायगोनल्स बाकी बचे हुए एलिमेंट्स मेरे 0 होंगे। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। मैट्रिक्स 4x4 का है, डरना मत, ठीक है। सर 4x4 मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट और वैसे बताया नहीं, फिर भी तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे प्रॉपर्टी की हेल्प से। तुम्हें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 25, ऐसा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 25, और यहां पे बना दो फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शनल,
ठीक है, इसको फ्रैक्शनल बोला गया है। फ्रैक्शनल पता है ना क्या होता है आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा? जो होता है वो तुम लिखो, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने जो चीजें बताई उससे क्रैक होगा। फ्रैक्शनल का मतलब पता है ना क्या होता है, कि डिवाइड बाय 25 करो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये सबको पता होगा। दिस डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर ऐसा लिखता हूँ कुछ, 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, जो भी वो एक्स है उसका फ्रैक्शनल पार्ट विल बी द आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट। अगर इस साल नहीं आता है तो तुम्हारे साल में तुम्हें ये मेंस में मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। बोर्ड में भी आ सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं आ सकता, कुछ सीटी में भी आ सकता है। 4x4 है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर रहे हो ट्राई कि मैं हिंट दूं? रुको क्या 2 मिनट? यस यस सर। करो एक बार ट्राई, देखते हैं। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। देखो अगर पन्ने पलट के तुम्हें प्रॉपर्टी देखनी पड़ रही है तो बेटा फिर दिक्कत है। अब यही तो दिक्कत होती है, इसलिए मार्क्स नहीं आते पेपर के वक्त, क्योंकि चीजें याद नहीं होती पेपर के समय। अभी से दिमाग को यूज करो जितना याद है। या एडजॉइंट ऑफ ए को तो आज शायद डिटरमिनेंट मैंने आज ही तुम्हें इसके ऊपर बताया, कुछ बताया कि नहीं बताया इसका प्रूफ? आज ही बताया थोड़ी देर पहले। डिटरमिनेंट ऑफ a raised to power n minus 1 की पावर का होल स्क्वायर, ये रहा डिटरमिनेंट। मतलब वही हो गया मॉड। ऐसी मॉड नहीं है वो, डिटरमिनेंट की साइन होती है ये। और एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n minus 2 into a। अब ये मैंने तुम्हें बताया है, देख लो तो अप्लाई करो। पीछे पन्ने पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम जितना ब्रेन को यूज करोगे वो उतना यूज होता है, और जितना कम यूज करोगे उतना कम यूज होगा। ठीक है आदित्य? आदित्य यस सर। दिमाग को यूज करो, कैसा भी हो पर यूज करो। ठीक है, दिमाग को यूज करते रहो बस। देखो कैसे कैसे तुम्हारा माइंड, फिर तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी क्रैक करने लगोगे, पर वक्त लगता है। कोई भी बच्चा, कोई पैदाइशी कोई एकदम इंटेलिजेंट थोड़ी ना होता है। उसने अपने ब्रेन को तैयार करा है पूरे लाइफ में, अपने जितने भी 20 साल 18 साल 17 साल वो जितने का हो चुका है। ठीक है, तुम अभी से यूज करना सीखो। और क्वेश्चन दूंगा मैं अभी तुम्हें। देखते कैसे करते हो तुम। मॉड्यूल अप करने लग जाओ, ठीक है? सभी को मॉड्यूल अप स्टार्ट कर देना है, ठीक है? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस दोनों। फ्रैक्शनल पार्ट 0.24 बेटा। मुझे फ्रैक्शनल नंबर ही बताओ ना, वो जो भी है डेसिमल में ऑप्शन। 16/25। चलो भाई एक आंसर आया, बाकियों को भी करने दो। तुम 81/25। 81/25। चलो एक और आया है 81/25। बेटा। 81/25 तो ये तो 1 से बड़ा है। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है? x की वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकाला है। बेटा मैंने जो वैल्यू पूछी वो बताओ, तुम ऑप्शन में गड़बड़ कर दोगे। फ्रैक्शनल 6/25। मतलब आंसर क्या दोगे इस क्वेश्चन का? आंसर 6/25। चलो भाई एक आंसर आया 6/25। और करो 9/25। 9/25। दूसरा आंसर 9/25 आया। और करो 0 से 1 के बीच की आंसर बोलना। फ्रैक्शनल की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो वो तो गलती मत करना कोई भी। सर 6/25। 6/25। ओके, सबने कर लिया टाइम कि कोई और थोड़ी सर देर? 6/25। 6/25। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर 6/25 आ रहा है मैक्सिमम का। अब देखते हैं सही क्या है, वो तो मैं बताऊंगा। करो डिस्कस कि और किसी को कुछ दिमाग लग रहा हो तो लगा लो, वरना तो मैं अब ये क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। चलो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये मैट्रिक्स ए कैसा बनेगा। थोड़ा 4x4 बना के तो देखो। स्केलर मैट्रिक्स। हाँ वेरी गुड, बस यही वर्ड मुझे सुनना। 3 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स बोलो या उसका भी स्पेशल पार्ट हो जाएगा, और वो होगा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल जिसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ओ ये 3x3 नहीं 4x4 है। अच्छा इसको एक्सपांड कैसे करते हैं?
अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो, क्या तुम 4x4 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, बहुत इजी है पता है। पहले कैसे लिखोगे? वही Yes. ए पॉजिटिव 3x3 में बांट देंगे उसके हाँ बाद। बस बस बस, जैसा हमने 3x3 के लिए 2x2 में बांट के लिखा था माइनर कोफैक्टर लिख के, यहाँ पे वो 2x2 के बजाय 3x3 बनेगा। जैसे पहला प्लस 3x3 में आएगा माइनस a11 a12 a13 a14, ये नेगेटिव हो गया। फिर 3 टाइम्स ऑफ, पहला लिखूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ इसको हाइड, तो हाइड करके क्या मिलेगा? 3000003 फिर प्लस 0 टाइम्स ऑफ, क्या लिखने की जरूरत है आगे? नहीं। नो सर। और इसकी वैल्यू तो बहुत इजीली निकल रही है, 3 क्यूब, तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 3⁴ बना कि नहीं बना? अगर एक्सपांड करके भी अगर इसका डिटरमिनेंट पूछ लेते 4x4 का तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बट हम वो भी नहीं आता है तो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या बताओ, इसमें से पूरे में से 3 बाहर निकल सकता है? सभी में से, पता है ना, हर एक्सप्रेशन से निकलना पड़ता है मैट्रिक्स में तो। यस सर, आइडेंटिटी। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स। ये अपना यूनिट मैट्रिक्स या बोलो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मेरा 4x4 का है, तो 3i बनेगा मेरा ये वैल्यू। मतलब गिवन मैट्रिक्स को मैं 3i लिख सकता हूं ना, 3i गिवन मैट्रिक्स A को। और अगर ये लिख सकता हूं तो देखो अब क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका डिटरमिनेंट बताओ। वैसे तो मैंने ओपन करके तुम्हें बता ही दिया, पर डिटरमिनेंट ऑफ i कितना होगा? 3i का होल डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ही है ना। क्या ऐसे ही होगा ना बेटा? बताओ। यस। प्रॉपर्टी याद है ना? यस सर। के आई का होल डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स में हमने देखा था, या सॉरी डिटरमिनेंट ए ले लो, तो k⁴n इंटू डिटरमिनेंट ए, ठीक है। यहाँ पे स्केलर है, k मेरा क्या होता है? स्केलर, एक वैल्यू, वो खुद भी एक डिटरमिनेंट हो सकता है। मतलब ऐसा भी लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई का होल डिटरमिनेंट। तो डरना मत, यह होता तो क्या लिखते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या लिखते हैं? वही डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर में n इंटू डिटरमिनेंट आई, और फिर इसकी वैल्यू जो भी है। ये समझ में आ रहा है ना? ये भी एक कीमत, इसकी भी कीमत कितनी है? स्केलर जितनी होती है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं था, बट कभी मान लो कभी ऐसा कभी अटक जाता, रिमेंबर, ठीक है। अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो कोरोलरी करके तुम लिख सकते हो, ये हमें पता चल गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया 3⁴, जो कि शायद पहले भी सॉल्व करके आ रहा था। कितना होता है 3⁴? 81। ये लिख लिया है, 3⁴ ही लिख लो जैसा तुम्हें लगे। चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बोलो सुब्रोनिल। तो वो आपने पहले में कैसे निकाला था? जो पहले वाले मेथड से, मतलब अच्छा वो वाला, बेटा इसको एक्सपांड करो ना बेटा। ये प्लस माइनस प्लस याद है ना, i प्लस जे देखते ऑड है कि इवन। तो वो डिटरमिनेंट वाले जैसे करने जाना है। हाँ वैसे ही, बस यहाँ 3 टाइम जब फर्स्ट में लिखोगे तो 2x2 नहीं आएगा, अब कितना आएगा बेटा? 3x3 आएगा। फिर -0 टाइम्स ऑफ 3x3, समझ में आ रहा है? अगर 5x5 होता तो फिर उसको भी एक्सपांड करते, फिर 4x4 आता, फिर 4x4 को तुम्हें 3x3, मतलब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए जनरली 3x3 पे क्वेश्चन पूछते हैं। बट तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करते हैं 4x4, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो सब लगती 4x4 5x5 में भी, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि यहाँ पे तो अपन ने लगा ही दिया ना, इतना टफ तो मैंने दिया ही नहीं तुम्हें, मेंस के लिए बोला है, ठीक है। ये बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जरा बताओ, ये फॉर्मूला क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये फ्रैक्शनल है, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 तो a लिखूंगा और फिर उसका डिटरमिनेंट दूंगा। तो उससे बेटर है इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूं ना मैं, n-1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट ही। हम क्यों डिराइव करें? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जितने एडजॉइंट होते हैं 2 होते हैं तो पावर में 2, k होते हैं तो पावर में k। देखो ये रहा, तुम ये लिखोगे फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, स्केलर टर्म बाहर निकालोगे। अरे भाई इतना क्यों करना जब पढ़ाया है मैंने तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अपॉन में 25 है, तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है और n कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन में 4 है, ये तुम्हें पता ही है। अब डिटरमिनेंट ए बोलो कितना था? 3⁴, ठीक है, 3⁴। ये पावर में कितना लिखोगे बोलो? 4 - 1 का होल स्क्वायर। बोलो ऐसे ही आएगा ना फ्रैक्शनल पार्ट? एक बार आराम से देखो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। 3⁴, ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट लगाया हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, 4⁹ मत कर देना। 3 कितना हो जाएगा? ये
36 36 अपॉन में 25। बोलो ऐसे ही आएगा। यस ठीक है, जब भी ब्रैकेट लगता है तो mn होता है, ये तुम्हें शायद पता होगा कि लिखो, ये पता है कि नहीं प्रॉपर्टी? अगर ऐसे लिखते हैं इसको तो x रेज टू mn होता है। ये भी बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता है, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है जब मैं 11th में बच्चे नए आते हैं। तो अभी भी मैंने नई बैच को ये बताई है सब चीजें। ठीक है, तो बेटा याद रखना, ये चीजें भूलना मत बस। चलो ये आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी हमने 11वीं कक्षा में पढ़े हैं? 3:36 का फ्रैक्शनल पार्ट या इस टाइप का क्वेश्चन? बिल्कुल सही, ऐसे क्वेश्चन हमने 11 में बाइनोमियल थ्योरम में करे थे। कैसे? तो जरा वो देखो। अब ये 3:36 से और नीचे 25 है। मुझे बताओ कौन सी 3 की पावर 25 के नियर बाय है? पहले तो ये सोच के बताओ कौन सी 3 की पावर 27। तो क्या अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते? 3 अंदर ले लूं और 12 लिख दूं अपॉन में 25। अगर एग्जैक्ट 3 नहीं निकलता तो एक 3 बाहर रख देता, ये भी तुम्हें पता है, और फिर निकाल लेता। ठीक है, जैसे कि वो पावर अगर 3 से नहीं जाता 37 होता तो एक 3 अलग करता, फिर 3:36 को ऐसे लिख लेता और 3 वहां पे मल्टीप्लिकेशन में चलता। तो 27 की पावर में 12 का 25 हो गया। चलो ये हो गया। अब बताओ 27 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 + 25 25 + 2 या 2 + 25। पहले छोटा लिखते थे ना अपन हमेशा, जैसे 1 + x लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अब जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो कैसा बनेगा बताओ जरा? 2 + 25 12c0 2^12 प्लस 12c1 2^11 into 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, सभी में 25 आएगा ना बेटा, बाइनोमियल आता है ना सबको एक्सपांड करना? अगर आता है तो ये तुम्हें पता होगा। तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 12c0 तो 1 हो गया, 2^12 by 25 प्लस कुछ इंटीजर होगा क्योंकि सब 25 से डिविजिबल होंगे। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, अपन आराम से ही करेंगे, पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए तुम्हें पता तो चले कैसे चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ये कोई नहीं पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, थोड़ा बहुत अलग करके। एंड दिस इज द टिपिकल एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ मेंस में। फिर कह रहा हूं, अगर इस साल बच्चों से नहीं पूछी गई तो तुम्हारे साल में गारंटीड आएगी, गारंटीड। किसकी किस्मत खुलती है, किसका जैकपॉट खुलता है वो मुझे नहीं पता, बट आएगी जरूर। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट में से गायब हो जाता है और जीआईएफ में से बाहर निकलता है। क्या ये प्रॉपर्टी याद है? नहीं याद है तो अब याद कर लेना। ये बन गया। ठीक है, एक और चीज, अगर नीचे 24 भी होता तो क्या अपन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कि एलसीएम निकालने के, वो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए? वैसे नहीं करना है इसको। पहले अपन थोड़ा, चलो खैर ये बताओ 2^12 कितना होता है? 4096। इसको तो अपन कर ही लेंगे। 4096। चलो मुझे बताओ अब कितना जाएगा ये 25 टाइम्स कितना जा रहा है? सर वो रिमाइंडर 21 बचेगा। हाँ। 21 आएगा सर। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 40, ये इम्प्रॉपर 4075 + 21 4075 प्लस 21 अपॉन में 25। ये ऐसा नहीं समझ में आया तो बेटा इसको डिवाइड करो, डिवाइड करना आता है ना? 4096 को तुम जब 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 21 आएगा। और यहाँ कितना आता है क्वोशिएंट? वो तुम उससे कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलते हैं ना अपन वैसा ही। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। कितने टाइम जा रहा है ये देख लेना तुम। ठीक है, तो ये इंटीजर प्लस 21/25, तो इंटीजर पार्ट फिर से बाहर हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो बचा कितना बस? 21/25 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? नंबर इटसेल्फ 21/25। हाँ जी बेटा, किसी का आया था 21/25? मेरे ख्याल से तो नहीं आया था, कुछ और ही आ रहा था। समझ आया कि नहीं जो तुम्हारी गलती थी? क्योंकि ये आंसर तो किसी का भी नहीं आया था। बोलो बेटा, किसी को कोई भी डाउट यू कैन आस्क। अगर ये टर्म टेस्ट एंड ऑल में आता है तो बन जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन, और ये फ्रैक्शनल से डरना मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हो गया। एनी डाउट? नो सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, भूलना मत ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं और इजी था। देखो इसमें कुछ भी हाईटेक कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, जैसा पढ़ा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था। ये आखिरी में जो अलजेब्रा था, हीट जोशी, समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, अब भूलना मत ये चीजें। ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रॉपर्टी पे बेस करते हैं आज। चलो प्रॉपर्टीज पे ही करवाता हूँ, मेरा तो मन कुछ और था। अभी तो वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने मतलब डिस्कस करने थे, बट कोई नहीं, पहले तुम्हें प्रॉपर्टीज याद हो जाए सब। 6 हो गया, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स का होल इनवर्स अपॉन में सी का होल डिटर्मिनेंट, मॉड नहीं है वो, डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। इफ एट ऑल तुम्हें दिया हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी की कुछ वैल्यू मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो, क्या लगता है 1 2 3 मान ले, क्या बोलते हैं 1 2 3 मान ले? यस सर। कुछ भी दे देंगे तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी एक टिपिकल गुड सीईटी एंड जेईई मेन टाइप क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्या तुम करोगे? दो 1 2 3 मिनट दो, यस सर। करो, Yes, लगाओ प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी पता है तुम्हें, देखते कौन लगा पाता है सही। अलग अलग तरीके से आंसर आएगा, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। एक अभी तक अपने इनवर्स का क्वेश्चन नहीं करा ना बोर्ड के लिए, इनवर्स निकालो, नहीं करा शायद ना। एक इनवर्स पे भी क्वेश्चन कर लेंगे 3x3 का, ठीक है, स्कूल एग्जाम में काम आएगा तुम्हें, ठीक है। एक चीज और याद रखना सभी बच्चे, इनवर्स पे बेस्ड ना एक थ्योरी आएगी रो इक्लियन मेथड करके। तुम अगर जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स यूजिंग रो इक्लियन मेथड, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने अभी तक एनसीईआरटी ओपन नहीं करी तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इनवर्स निकालने की एक टेक्निक होती है, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट है। एक और टेक्निक होती है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, रो इक्लियन मेथड। वो मेथड अपन बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में चल जाएगा। दिया गया था, आर यू देयर? दिया गया था, यस सर, यस ठीक है। सर। यही तुमने पूछा था ना, रो इक्लियन तुम्हें समझ में आया था फिर वो देख के जो मैंने भेजा हाँ था, हाँ ठीक है। फिर भी हाँ, अपन मैं सर करेंगे, मेरा देखना बाकी है, अच्छा मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं फिर भी करवाऊंगा बट आखिरी में करवाऊंगा तो बेटा। आंसर 1/3। आंसर मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही मजे में ये लिखा हुआ है देख लेंगे, ठीक है। तो रो इक्लियन मेथड जब तुम 2/3 एनसीईआरटी ओपन आएगा। करो, हाँ ठीक है, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। रो इक्लियन मेथड अगर तुम्हें एनसीईआरटी में मिलता है तो डरना मत, वो मैं आखिरी में लूंगा, ठीक है। और वो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पार्ट है, उस पे जेईई मेन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। गुड सीईटी में एक आध कभी मिल जाता है तो मिल जाता है, मैं करवाऊंगा। एक मेथड होती है उसको सॉल्व करने की, और वो किताब पढ़ के कभी नहीं आएगी समझ में, ये भी मैं बता दूं। क्यों दिया? वो पढ़ के नहीं आया होगा ना समझ में, सॉल्यूशन कुछ देख नहीं के समझ आया सर। कुछ भी नहीं आएगा, वो मुझे पता है वो। और एक टेक्निक अगर तुम्हें बता दूंगा ना मैं, तुम बोलोगे अरे वाह सर ये इतना भी टफ नहीं है, पर वो सिर्फ तुम बोर्ड में ही लगाना जब पूछा जाए कि रो इक्विवेलेंट मेथड से निकालना इनवर्स, वरना तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट है, वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। सर ए और बी के ऑर्डर्स क्या हैं? ओह हाँ हाँ, सर, और भी के ऑर्डर्स क्या है? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं, बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन था ये तो। हम मान लेते 3x3, ये तीनों के तीनों 3x3 मैट्रिक्स है। 4/3 आंसर आ रहा है। 4/3 आ रहा है चलो अब मैं करूं, अलग अलग आंसर आए, देखो 3 ऑप्शन तो तुमने बनाए। 1 मिनट, ये ऑर्डर रुक गया ना। चलो 4/3 4/3 आ रहा है सर। 4/3 चलो देखते हैं, सर ये 1/3 तुम्हें मेंस में मिल सकता है, ठीक है। बस गलती मत करना, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग, अगर ये गड़बड़ कर दी और जानबूझ के वो 3x3 के बजाय कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, बाय डिफॉल्ट 3x3 मत मान लेना, वो 2x2 4x4 कुछ भी हो सकता है, वो देंगे। अच्छा हुआ किसी ने पूछा, मैं तो वेट कर रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था और आंसर निकल गया था, या तो तुमने सपोज कर लिया होगा। तो सपोज कर लिया था। अरे तो ऐसे थोड़ी ना सपोज करना है, तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट बोला जाएगा वो। हालांकि अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए जेईई मेन में और नहीं दिया है, और वैल्यूज दी हुई है ऑप्शन में, पावर में एन करके भी नहीं दिया है, तो फिर बाय डिफॉल्ट 3x3 मान के आंसर टिक कर देना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बोनस करे नहीं करे, मेंस का कोई भरोसा नहीं रहता, ये मैं सबको बता दूं। मेंस में कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में डेटा इनसफिशिएंट होता है, फिर भी वो सॉल्व करके आंसर दे देते और बोनस नहीं करते, डिलीट नहीं करते, ऐसा देखा गया है। आईआईटी में कभी नहीं होता है,
पर मेंस में ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो तुम कुछ सपोज करके एजम्पशन करके फिर आंसर आ रहा है तो वो टिक कर सकते हो, पर तभी जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब एजम्पशन लेना, हर क्वेश्चन में मत ले लेना, सब गलत हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। ओके चलो तो करते हैं अब हम ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंसी अलग कर दो, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने ये लेट सपोज, देखो बहुत तरीके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के, ठीक है। मैं बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी का होल इनवर्स भी लिख सकता हूं ना अगर चाहूं तो, और उसको कुछ एक डी मान लूं, एक मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स। डिकोड करने के बहुत तरीके, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये एडजॉइंट ऑफ डी का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट अपॉन में डिटर्मिनेंसी होगा, ठीक है। ये आ गया। क्या एडजॉइंट ऑफ डी का होल इनवर्स मैंने कोई फॉर्मूला बताया है? डी अपॉन डिटर्मिनेंट है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, क्या ऐसा कुछ बताया है? और ये डिटर्मिनेंट तो चल ही रहा है, ये डिटर्मिनेंट अलग ही है। एक सेकंड इसको अलग अलग लिखो। आज ही हमने प्रॉपर्टी देखी, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स होता है ए मतलब डी अपॉन डिटर्मिनेंट डी, ये होता है। इस पूरे का डिटर्मिनेंट भी है, नीचे डिटर्मिनेंट सी है। बोलो एडजॉइंट ऑफ डी का होल इनवर्स बताऊं क्या मैं? देखो ऊपर गए, ये रहा डी है, बस डी अपॉन डिटर्मिनेंट डी। समझ आई ये प्रॉपर्टी? अलग से लिखो या होल इनवर्स भी हो तो भी अपन लगा सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। सबको समझ आ गया ये प्रॉपर्टी? यस सर। वरना तो एक और भी तरीका था, इस इनवर्स को अंदर ही ले जाओ तो डी इनवर्स हो जाएगा, तो डी इनवर्स हो जाएगा तो ए बी का इनवर्स ये भी तो कर सकते हैं ना, और यस सर, डायरेक्ट ये आसान हो जाएगा। हाँ, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाए। बिल्कुल सही, हम ऐसा भी तो लिख सकते थे। आंसर दोनों से आएगा, अब तुम कौन सा क्लिक कर लो और फटाफट हो जाए। ये इनवर्स अंदर बाहर जा सकता है एडजॉइंट के अंदर, तो एडजॉइंट ऑफ डी इनवर्स। नाउ व्हाट इज डी इनवर्स? अगर ये मेरा डी है तो डी इनवर्स क्या हो जाएगा? ए बी के होल इनवर्स का होल इनवर्स। क्या वो ए बी हो जाएगा वापस? बोलो यस तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ सी, मतलब डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाता है। यहाँ कोई स्केलर नहीं है, यहाँ पे स्केलर ओरिजिनेट होगा उस वाले में से। तो 1 into 2/3, मेरे ख्याल से 2/3 आंसर आ रहा है। सर वो एडजॉइंट ऑफ ए बी नहीं होगा ए बी की जगह? सर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी होगा। एडजॉइंट ऑफ ए हाँ बी होगा हाँ, एक मिनट मैंने गलती कर दी। एडजॉइंट ऑफ डी इनवर्स, नाउ एडजॉइंट ऑफ डी इनवर्स मेरा कुछ मान लो ई मान लो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी लगा दे। हाँ ये भी लगा सकते, चलो वो भी छोड़ो, या बहुत तरीके हैं यार, अब तुम कैसे भी आगे बढ़ो। इसको एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी से तुम आगे बढ़ सकते हो। नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स में अलग अलग हो जा, सॉरी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में अलग अलग हो जाते हैं, तो ये मैट्रिक्स ही है सब, ये लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ बी को क्या लिख सकते हो? कोफैक्टर्स का बनता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर में n-1 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर में n-1 अपॉन में डिटर्मिनेंट सी। बोलो यही आएगा? यस अब पावर 3×3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 2 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ सी, 2 का स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर अपॉन में 3, 4/3। शायद यही आंसर आया था बहुत सारों का, यही आया था, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो वो नहीं लगाते हुए तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते, एडजॉइंट ऑफ डी ए का होल इनवर्स, ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, ये बन जाता। तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं, याद रखना डी क्या है मेरा, ए बी का होल इनवर्स है, या बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या इसके बाद कर सकते थे? तो बताओ क्या ये डिटर्मिनेंट डी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी को अपन के बोल सकते हैं? लेट, तो ये के डी का होल डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट सी होगा, जरा बताओ। तो क्या हम इसको k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट डी अपॉन में डिटर्मिनेंट सी लिख सकते हैं? और n कितना है अपना? 3×3 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो k³ हो जाएगा। और k कितना है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी का होल क्यूब, स्केलर वैल्यू है ना ये, इनटू डिटर्मिनेंट डी अपॉन में डिटर्मिनेंट सी। ये हो गया। एनी डाउट? क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी का होल स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट सी। बोलो एनी डाउट, एनीवन यू कैन आस्क। किसी को भी कोई डाउट? मैं तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जब भी कोई स्केलर दिखे। लास्ट वाला क्या बताया आपने? देखो
1 अपॉन डिटरमिनेंट डी को k मान लिया, वो एक स्केलर वैल्यू ही होगी, डिटरमिनेंट हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है, तो k d का होल डिटरमिनेंट हो जाएगा वो फिर, और k d या k a का होल डिटरमिनेंट k रेज़ टू n इनटू डिटरमिनेंट a होता है, ये डिटरमिनेंट लग गया। और k मेरा 1 अपॉन डिटरमिनेंट d है, n मेरा 3 है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ये लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, क्यूब है ना यहाँ पे एक है, स्केलर वैल्यू से तो चल रही है। समझ आया दक्ष? हाँ सर। अब d डिटरमिनेंट d कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट d कैसे निकालोगे, तो अब d मेरा क्या था, d क्या था बोलो, b इनवर्स a इनवर्स या a b का होल इनवर्स, तो डिटरमिनेंट d हो जाएगा ए बी के होल इनवर्स का डिटरमिनेंट, और a इनवर्स का डिटरमिनेंट तुम्हें बताया मैंने क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a या 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b हो जाएगा। बोल इतना समझ में आता है कि इधर फिर से सब्स्टिट्यूशन करके बताऊं? यस नहीं सर। हाँ आ गया ना, तो अब 1 अपॉन में डिटरमिनेंट d का होल स्क्वायर, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर, 1 अपॉन डिटरमिनेंट b का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट c, तो ये ऊपर चले जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ b का होल स्क्वायर अपॉन में डिटरमिनेंट c, तो इससे भी आंसर कितना आ रहा है 4/3, सेम आया, इधर से भी वही आ रहा था। तो घूम फिर के अपन वहीं पहुंचे, मतलब प्रॉपर्टीज अप्लाई करना अब आ गई है, अब अपन आगे बढ़े कि और प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराऊं, अब तो तुम कर लोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए मैंने तो तुम्हें जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग रही है। और सबसे आसान अपन कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को बताओ, जब भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे चीजें, 11 से पढ़ते आ रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक डिटरमिनेंट की कीमत मैट्रिक्स में कितनी होती है, स्केलर जितनी होती है, बस ये अगर दो लॉजिक जो मैंने तुम्हारे टाइम पे याद रखे थे, मैं आज तक कोई भी क्वेश्चन पे गड़बड़ नहीं करता हूँ। स्टेप्स बढ़ सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है तुम कौन से वे में आगे बढ़ रहे हो प्रॉपर्टी लगा के, पर अल्टीमेटली देख लो आंसर तो आ गया, एक दो स्टेप ज्यादा लगेगी पर आंसर करेक्ट आएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ 10-15 सेकंड ज्यादा लगेंगे। एनी डाउट एनीवन? पहला जो क्वेश्चन था और इसमें कैसे प्रॉपर्टी लगाई, मेरे ख्याल से 7th के बाद तो अब तुम कोई भी कर लोगे, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप में मिल सकता है जेई मेन में। बोलो अब, कैन वी प्रोसीड? सर। यस सर। हाँ बोलो। सर वो एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला स्टेप था ना हाँ सर, उसमें वो अगर ए और बी मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया नहीं ऊपर नीचे, तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आता है ना। बेटा अपन मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, मैट्रिक्स नहीं कभी भी डिवीजन में नहीं नहीं आता। जाती है, जाती है क्या बेटा? नहीं जाती है। यहाँ पे दी है मतलब क्वेश्चन में, मतलब वो डिटरमिनेंट सी बोला जा रहा है, वहां पे हमें वो एक assumption ले लेना है, ओके? वरना डिटरमिनेंट कभी, सॉरी मैट्रिक्स कभी भी डिवीजन में नहीं जाती है, वैल्यू तो डिवाइड हो सकती है बस वो नॉन जीरो हो, ओके? समझ आ गया? मैट्रिक्स कभी भी डिवीजन में बेटा नहीं जाती, तभी तो इनवर्स पढ़ा, वरना इनवर्स को 1 अपॉन ए नहीं लिख देते, ए इनवर्स को बोलो दक्ष, ए इनवर्स को 1 अपॉन ए लिख देते हैं। 1 अपॉन मैट्रिक्स क्या सिग्निफाई कर रही है जरा तुम खुद लॉजिकली बताओ। मैट्रिक्स का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन, स्टोरेज। 1 अपॉन का मतलब क्या होगा जरा तुम बताओ? कुछ मीनिंग ही नहीं है, सेंसलेस है वो। वैल्यू हो तो ठीक है, अपन रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए इनवर्स हालांकि पढ़ा जाता है, वो इनवर्स अलग कॉन्सेप्ट है, और वो ए बी इक्वल टू आई कॉन्सेप्ट से आई है, ओके? कैन वी प्रोसीड नाउ? क्या आगे बढ़े? यस सर। चलो ये हो गया। एक और एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट तुम्हें बताते बताते मुझे याद आया, मैं भूलूं उसके पहले मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, एक लाइन का ही है बस। a माइनस ए ट्रांसपोज की पावर है 125 के डिटरमिनेंट की वैल्यू, और a हम मान लेते हैं 3x3 का कोई भी एक मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा, लॉजिकल, और ये वही कर सकता है, अरे ये वही कर पाएगा जिसने नोट्स अच्छे से रिवाइज करे हुए। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
अरे यार ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये बंद करूं क्या वापस से इसको? ये कभी कभी इरेजर पर ही हाथ रहता है, कुछ गड़बड़ हो रही है। रुको एक मिनट। तुम तो सोचो, कोई भी नहीं कर पा रहा है। हाँ चल गया। जितने स्टार सर लगा, 0 है आंसर। वेरी गुड, 0 होगा अंडा। रीजन दो क्यों? सर क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा A माइनस A हाँ, ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं? बेटा बताया था। और नहीं भी बताया था तो तुम प्रूव कर सकते हो। कैसे? कुछ एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं B, जिसको मैं बोल रहा हूँ A माइनस A ट्रांसपोज। जरा इसका ट्रांसपोज निकालो। A माइनस A ट्रांसपोज कुछ याद आ रहा है? करवाया है ये तो क्वेश्चन? सॉरी, ट्रांसपोज लेना है ना। तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, जिसको अपन माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। देयरफॉर B ट्रांसपोज मेरा माइनस B के बराबर है। बोलो यस और नो? यस सर। मतलब ये मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा मेरा सिमेट्रिक होता है, व्हाटएवर बी द A। याद आया किसी को कि जाऊं? तभी तो अपन ने बोला था एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बाय 2 और रहता है उसमें। याद आया कि नहीं? कि पन्ने पलट के बताऊं? क्या पता तुम्हें याद आया कि नहीं। और ये मैंने बताया था पावर अंदर बाहर हो सकती है डिटरमिनेंट में, ये बताया कि नहीं? ये भी बताया। यस और ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, अंदर बाहर कर दी पावर को, तो अब A माइनस A ट्रांसपोज एक ऑड डिग्री स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ, क्या दिया हुआ है? 3x3 दिया है ना, तो ऑड डिग्री। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड डिग्री की वैल्यू क्या होती है? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और 0 की पावर 125 भी रखोगे तो भी 0 होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट समझ आ गया बेटा? ये क्वेश्चन पता है किसमें पूछा था? ये केवीपीवाई के इंटरव्यू में पूछा गया एक बच्चे से। पता है उसने क्या बोला था? सबसे पहले वो नहीं जवाब दे पाया था, इसलिए मैं क्वेश्चन कराने लगा। फिर मैंने बताया बेटा मैंने क्लास नोट्स में तो बताया था। वो ऐसा पूछता कि सर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने केवीपीवाई वालों ने, सर मैट्रिक्स दिया नहीं बट फिर भी A माइनस A ट्रांसपोज की पावर कुछ देके उनसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी थी बिना मैट्रिक्स A दिए हुए। तो मैंने बोला बेटा तब भी वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता था, और उसे ऐसा लगा कि नहीं होगा, और उससे यही पूछा था कि क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। बेटा समझ आया ये क्वेश्चन भी? यस। खुद ही सोचो ना, अब इसकी वैल्यू पूछ रहे तो क्या होगी बताओ? ए दिया ही नहीं है तो कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना, मतलब सोच सकते हो ना बेटा। तो सबसे बेस्ट, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए पेपर में, तो पता है मैं क्या करता हूं? ए को अज्यूम कर लेता हूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आइडेंटिटी मान लो ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या तुम सोच सकते थे ये? यस। बिल्कुल सोच सकते हो यार। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ए को आइडेंटिटी मान लो, अब उसका ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स की कोई भी पावर हो या फिर डिटरमिनेंट पूछो तो वैल्यू तो जीरो ही आनी है। तो अगर ये हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है तो बेटा आइडेंटिटी के लिए भी तो वैलिड होगा। और एक फिक्स वैल्यू पूछ रहे हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो आंसर तो जीरो ही आना था। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आई सभी को? कभी कभी हो सकता है तुम इतना आईक्यू नहीं लगा पाओ, पर हाँ वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही बोली जाएगी। ये मेरी एग्जैक्ट अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था बट अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये बोर्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी ने कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आरडी में भी दिया हुआ है, तो ये पूछ सकते थे। डेफिनेटली ये आ सकता है स्कूल एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, वहां पे तो खैर तुम खुद एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते थे, आइडेंटिटी सपोज कर लो। भूलोगे तो नहीं? अब आगे बढ़ सकते हैं। यस चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद और भी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं अभी भी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आईआईटी के पीवाईक्यू। ठीक है, आज मैंने दूसरे क्वेश्चंस तुम्हें करवा दिए हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लिखो नेक्स्ट, एक और देता हूँ। इफ एक प्योर इनवर्स पे दे देता हूँ। चलो मैंने इनवर्स पे एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया ना तुम्हें। फाइंड द इनवर्स
जल्दी करना बस ये क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिए, ये सिर्फ मैंने बोर्ड लेवल का कोई भी एक क्वेश्चन इनवर्स पे डायरेक्ट फाइंडिंग से नहीं बताया, एडजॉइंट की हेल्प से। रो इक्लियन मेथड एक होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 1 4 5 2 3 6, ऐसी एक रैंडम ले लिया। क्या तुम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और टोटल मिला के तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा। अभी 22 हो रहे हैं, 15 22 मतलब 3:23 हो गए। चलो 3 मिनट दूंगा, 3:26 पे मैं तुम्हें बता दूंगा ये, क्योंकि 3 मिनट तो सॉल्व करने में भी लगेंगे। बस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे। तुम करो क्वेश्चन। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, किसी ने मॉड्यूल ओपन करा हो तो तुम देखोगे सबसे ज्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में। अभी तक पहले 2 चैप्टर में भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, देखा किसी ने? देखो बेटा, एक बार देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर क्यों इतना बेहतरीन इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्यों आईआईटी को सबसे ज्यादा आजकल इसी पे पूछे जा रहे क्वेश्चन। रीजन सिर्फ एक है, इस पे क्वेश्चन कम आए थे प्रीवियस ईयर्स में, बहुत पहले। तो वो टॉपिक पे नए क्वेश्चन बनना आसान हो जाता है ना, जिसपे पहले क्वेश्चन कम आए हैं। इससे तो बोलते हैं कुछ भी सिलेबस में कुछ नई चीज ऐड होती है तो उस पे गारंटीड क्वेश्चन आता है। ऐसा तुमने नोटिस करा कभी? तुम कॉलेज में करोगे देखना, कुछ भी चीज एडिशनल ऐड करके टीचर ने बोला कि ये इस बार से और ऐड हो रहा है, तो बताओ क्या उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा? बेटा गारंटीड आएगा। तो वो पार्ट को तो स्ट्रॉन्ग ही कर लो। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी बहुत 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 पहले नहीं इतने क्वेश्चन आते थे, ऐसी वेक्टर 3D पे भी, और इन टॉपिक पे अब बहुत क्वेश्चन आने लगे। ये टॉपिक बहुत मतलब बहुत पहले से आईआईटी में नहीं था, बाद में ओरिजिनेट हुआ। मतलब ये टॉपिक कॉलेज लेवल के थे, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, जो अब 11th 12th में ही आ चुके हैं, 12th में। इनवर्स आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही करे हैं। ओके, एक आध दो को बोलूं क्या नोट्स लिखने को? आज कौन देगा? खुद ही वॉलंटियर होके हाथ ऊंचा कर लो। आज तुम्हें देता हूं मैं मौका, खुद ही वॉलंटियर होके हाथ ऊंचा कर लो, हैंड रेस कर लो। मैं नाम लिख लेता हूं बस, ठीक है? अरे ये क्या हो रहा है ये? अरे ये तो लाइन से सभी कर रहे हैं। सभी भेज दोगे मतलब ऐसा? भेज दो, क्या है उसमें? बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे मेरे पास, बट कोई नहीं, अच्छी बात है। खुद वॉलंटियर होके कर रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या है? टीचर को इससे ज्यादा खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं। मैं वही तो बोलता हूँ, मैंने पिछली बार तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया ना, तुम में आ गया ना सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फिर तुम देखो तुम्हारे रिजल्ट में क्या चेंज आता है। बस उसी चीज के लिए तो हम इतना एफर्ट्स लगाते हैं, और मैं इतना तुम्हें बताता हूँ। अल्टीमेटली मुझे तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना। देखो इतना भी मेरे पे डिपेंडेंट मत हो जाना कि कॉलेज में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। वरना तुम पूछना किसी भी एक कोई सीनियर्स, या मैं नंबर दे दूंगा तुम्हें, या कोई तुम्हारे सीनियर्स हो जो मुझसे पढ़े हो, अच्छा बच्चा, मतलब सिंसियरिटी से 2 साल पढ़े हैं, ऐसा नहीं जो उसने 2 साल बस वेस्ट किए हो, ठीक है? अगर तुम उससे पूछोगे तो उसको एक चीज का बहुत अफसोस होता है कि सर हम बताऊं बहुत कुछ आपने हैंडीकैप बना दिया हमें। क्यों सर? हर चीज में आप हमारी हेल्प कर देते थे, कॉलेज में तो कोई होता ही नहीं हेल्प करने वाला, हमें भागना पड़ता है एक दूसरे के पीछे, ठीक है? तो अल्टीमेटली तुम्हें इंडिपेंडेंट भी बनना है। कॉलेज में थोड़ी ना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप मुझे कॉलेज का भी मैथ्स पढ़ा दो ना, कई बार बच्चे बोलते हैं। बोला नहीं भाई तुम कर लो। चलो तो आज के जितने भी बच्चे हैं टोटल में देखो जिन्होंने हाथ रेस करा है, बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं क्या गिनूंगा। उम्मीद करता हूँ अब तुमने हैंड रेस करा है तो तुम भेज दोगे। ओके, बाकी जिसने नहीं भेजा है, मतलब हैंड रेस नहीं करा, मतलब होगा थोड़ा सा आलस आ रहा होगा उनको मे बी। चलो कोई नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं। Sir, 1/8 into 9 minus 3 minus 4 8 0 minus 6 minus 9 अच्छा ऐसा ऐसा आ रहा है आंसर 1/8 8 1/8 मतलब डिटरमिनेंट तुम्हारा 1/8 आ रहा है, ऐसे ही कह रहे हो ना तुम? yes ओके ओके, देखते हैं। सर डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट 2 आ रहा है। Yes, sir, चलो 2 कोई- देखो अब इसमें कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। बोर्ड एग्जाम में बेटा तभी 4 से 6 मार्क मिलते हैं इसमें। गुजरात बोर्ड में 3 मार्क का आता है, सीबीएसई में 6 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, 4 to 6 मार्क। तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे लिखना सब में कोफैक्टर में लिख नहीं रहा हूँ वो वर्ड, ठीक है? A31 A32
A33। ओके चलो फटाफट इनकी वैल्यूज बताओ। A11 याद रखना माइनर नहीं लिखना है, को फैक्टर लिखना है। I प्लस जे करके पहले ही देख लो, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। चलो ये तो चीज हो गई। अब पहले का 6 इंटू 4, अब मैं हाइड हाइड करके अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख के कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो 4 5 3 6, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना 2 क्रॉस 2 की वैल्यू। 24 माइनस 25 नहीं 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 9 9 हो गया। चलो माइनस टाइम्स ऑफ A12 बताओ, A12 सॉरी A12 ये हाइड 6 माइनस 10, क्या माइनस 4 आ रहा है? तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी मेरी 4, यस और नो? चलो ये हो गया। A13 इसको हाइड 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5, ये हो गया। चलो A21 बताओ, -3। अब मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, तुम बस मुझे वैल्यूज बता देना। यही आ रही है सर 13 माइनस 5 नहीं आ हाँ कुछ और आ रही है? सर वो 2 को हाइड करेंगे ना। कौन सी वैल्यू गलत लग रही है? -3 0 और यहाँ पे 1 आएगा, देखो 1 आ रहा है, -3 1 -2 और 2, देखो यही आ रहा है। सभी चेक कर लो, किसी को कोई भी वैल्यू निकालने में दिक्कत है कोफैक्टर में तो पूछ लो। आदित्य शिंदे जल्दी से पूछ लो। नो सर। ठीक है, कोफैक्टर निकालना आता है ना, तुमने उस दिन भी पूछा था सर एक बार एडजॉइंट बताओ कैसे निकालते हैं, हो जाएगा ना पक्का शिंदे? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम आर डी शर्मा से वगैरह से कर लेना क्वेश्चन। कोफैक्टर लिखना है, माइनर नहीं लिखना है शिंदे, इसलिए प्लस माइनस पहले ही देख लेना। आई प्लस जे ऑड तो माइनस, इवन तो प्लस, ताकि गलती नहीं। यस सर। चलो ये लिख लिया। तो अब इसका ट्रांसपोज भी लेंगे ना अपन, पहले तो वो लिखते हैं और उस पूरे का ट्रांसपोज करना मत भूलना, ये भी गलती हो जाती है। 9 4 -5 -3 0 1 -2 और 2, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज रहेगी। पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, बोलो यही आएगा। चलो डिटर्मिनेंट निकाला किसी ने? यस सर। अब मुझे नहीं पता तुमने कैसे निकाला डिटर्मिनेंट, पर पता है मैं तो कैसे निकालूंगा, बहुत इजी वे में। A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, ये भी डिटर्मिनेंट ही होता है ना बेटा, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में देखा था ये। उसके करेस्पॉन्डिंगली इसी से तो डिटर्मिनेंट ओरिजिनेट हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो। ऐसे ही अपन दूसरे के अबाउट भी लिख सकते हो, A21 A22 या कॉलम वाइज भी जा सकते हो और उसका करेस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर। तो A11 कितना है क्वेश्चन में? 1, और 1 का कोफैक्टर कितना है? 9। फालतू में क्यों पूरा सॉल्व करूं मैं, जब सबके कोफैक्टर निकाल के बैठा हुआ हूं मैं तो। A12 4 C12 4 है ये, इसको C11 लिखेंगे टोटल को, ये होता है पूरा C11। ये पूरे को क्या बोलूंगा? C12। इस पूरे को क्या बोलूंगा? C13 एंड सो ऑन। तो A12 कितना है? 2, ये हो गया, प्लस A13 3, और ये कितना है? -5, तो कितना आ गया बोलो? 9 + 8 - 15, तो 2 आ रहा है शायद। साहिल? यस सर, वो मैंने 4 पर 3 ले। अब वो तुमने जो लिया पेपर में मत करना बस। 1/2 डिटर्मिनेंट 2 है ना, तो डिवीजन में लिखना, अगर डिटर्मिनेंट ही हाफ होता तो 2 ऊपर चले जाता। 9 - 3 - 2, ऐसे लिखोगे तो बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी तुमने स्टेप स्किप करी, ये 2 × 2 और लिख लेना और C11 करके भी लिख देना। आराम से लिखो ना भाई, जल्दी क्या है, कहीं तो 4 मार्क्स सॉलिड मिले पूरे पेपर में। हम क्या करते हैं कई बार, जो इजी क्वेश्चन होता है ना उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो जहां मार्क्स पूरे मिलने चाहिए वहां भी नहीं मिलते बोर्ड एग्जाम में। और एक और चीज, ऐसे भी मत लिखना, इसको फाइनली कैसे लिखेंगे? A इनवर्स को ऐसे लिखते हैं। ये समझ में आया? ऑप्शंस में तुम्हें ऐसा ही दिखेगा अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो।
क्या हुआ 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एक्सप्रेशंस में, ये समझ आया? ये 1/2 पूरे हर एक में जाता है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है कि किसी एक रो या एक कॉलम में जाएगा, हर में जाता है, ये मेमोरी होती है, क्योंकि ये हमने पहले ही देखा था स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते तो सब में जाता है, पूरे में से बाहर निकलता है। तो ये मेरा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड के क्रैक करने हैं। अगर तुम्हें नॉर्मल पूछा जाए तो एक और मेथड होती है रो इक्लियन, मैं फिर बोल रहा हूं वो हम लास्ट में देखेंगे। बोलो, एनी डाउट एनीवन? यू कैन आस्क। ये अपना पार्ट खत्म हुआ। अब तुम क्या करोगे बेटा? सबसे पहले पीवाईक्यू निपटा लो या मॉड्यूल सॉल्व करो। अब तुम सब, मैं तुम्हें जैसे डिटरमिनेंट की शीट दी थी मैं वो भी दूंगा, ठीक है? उसका डिस्कशन देखते हैं कब मुझे वक्त मिलता है थोड़ा, ठीक है? जैसी तबीयत ठीक होती है मैं नाइट क्लास रखना शुरू कर दूंगा। ओके, चलो तो हम यही वाइंड अप करें आज का लेक्चर। मैंने आपको कोई डाउट? हाँ, वो वाले में कुछ गड़बड़ है बेटा, वो गड़बड़ है कुछ उस क्वेश्चन में। ओके ओके, चलो तो हम यही वाइंड अप करें। थैंक यू सर।